हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित एंड वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2021 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। देखिए, जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये आपके एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल जो अभी अभी रिसेंट 2021 में हुए हैं उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने एग्जाम्स के भी लिए हैं, तो इन 100 क्वेश्चंस को आप बिल्कुल देख के जाइएगा एग्जाम से पहले, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि अभी क्या एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, ताकि आप इजीली एग्जाम्स के क्वेश्चन को बना पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो एसएससी एमटीएस के लिए 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। सबसे पहले देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित का मान क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है आपके सामने, और इस सिंप्लीफिकेशन में आपको ध्यान क्या देना है कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए बॉड मास का नियम। सही है, बॉड मास का नियम अगर आपको पता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजीली बनाए जाते हैं। बॉड मास में बी फॉर ब्रैकेट होता है, सबसे स्मॉल ब्रैकेट कौन सा होता है, ये बार होता है। ध्यान रखिएगा, सबसे स्मॉल ब्रैकेट बार होता है, फिर स्मॉल ब्रैकेट आता है, फिर करली ब्रैकेट आता है और लास्ट में बिग ब्रैकेट आता है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर ये जो है ना, सबसे छोटा ब्रैकेट यहाँ पर कौन सा दिख रहा है आपको, करली ब्रैकेट सबसे छोटा दिख रहा होगा, या ये स्मॉल ब्रैकेट है। ठीक है, अब यहाँ पर भी ब्रैकेट के अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, बॉड मास के हिसाब से डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं। बिल्कुल इसी सीक्वेंस में काम करेंगे। अब देखिए, इस ब्रैकेट के अंदर कहीं डिवाइड नहीं है, तो अगला नंबर किसका आता है, मल्टीप्लिकेशन का। अब आप देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन दो जगह पर है, एक तो है 8 इंटू 9 पर और दूसरा है 3 इंटू 7 पर। तो आप ये दोनों ही साथ में परफॉर्म करेंगे, यानी इस ब्रैकेट को मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि 8 9 होता है 72 प्लस 33 माइनस 21। बोलिए, बात समझ में आई आपको, क्लियर है। अब इसमें इसको ऐड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 105। अब पहले एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 105 माइनस 21 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 84। ठीक है, यानी इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करने पर 84 आया। तो अब इसको क्या लिखूंगा मैं, -15 प्लस 90 डिवाइडेड बाय, इस बिग ब्रैकेट के अंदर आएगा 89 माइनस 84। क्लियर, ये वाला ब्रैकेट मैंने सॉल्व कर चुका है, तो इसे मैं हटा दे रहा हूं। चलिए, अब इसके बाद क्या करना है, इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 5, और ये डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। तो देखिए, 15 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पर एक माइनस है, एक प्लस है और एक डिवाइड है, तो हमें पता है पहले डिवाइड किया जाता है, तो डिवाइड कर दूंगा 90 को 5 से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा, 18 आएगा। तो ये आ गया -15 और ये हो जाएगा +18, और इसका सॉल्यूशन कितना आंसर आएगा, प्लस का 3, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बॉड मास याद रखेंगे, इस तरीके से सॉल्यूशन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। 11 से पूर्णतः विभाजित होने का मतलब क्या है, आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। कोई भी संख्या दी हुई है, कितनी भी बड़ी दी हुई है, हमें क्या करना होता है, अल्टरनेट नंबर्स का सम लेना होता है, और जो बच गए उनका सम लेना होता है। यानी एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि जो ऑड प्लेसेस पर नंबर है उनका सम, फिर जो इवन प्लेसेस पे है नंबर उनका सम, और उनको जोड़कर सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ऑड प्लेसेस पे कौन कौन से नंबर दिए हैं, तो देखिए 1, 7 और 1, इनको जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 9 आता है। और जो बच गए नंबर वो कौन से हैं, 0, 6 और 1, इनका सम कितना होता है, 7 होता है। इनको माइनस करने पर जो नंबर आ रहा है, क्या वो 0, 11 या 11 का कोई मल्टीपल है, अगर नहीं है तो ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। इसी प्रकार दूसरा नंबर देखिए, 8, 9 अगेन 8। ठीक है, तो ये क्या करूंगा मैं, 8 प्लस 9 प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा, 25। अब जो बच गया उसे ऐड करूंगा, तो 0, 7 एंड 1, ये कितना हो जाएगा, 8। माइनस करने पर क्या मुझे 0, 11, 22 या 11 का कोई मल्टीपल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए क्या है, 9, 3, 9, बोलिए क्लियर है, तो 9, 3, 9, 9, 9, 18, 18, 3, 21, ये हो गया, 6, 3, 9 और 1, 10। माइनस करूंगा तो कितना आता है, 11 आता है। तो देखिए, ये जो नंबर मुझे मिला है ये या तो 0 होना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल, और ये 11 है, यानी ऑप्शन सी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन डी भी आंसर नहीं हो सकता, आप चाहे तो इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो जिस प्रकार 11 का डिविजिबिलिटी रूल है, इसी तरीके से आपको बाकी सारे डिविजिबिलिटी रूल भी पता होनी चाहिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटा सा अपडेट है। क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर एडवांस मैथ्स, इंग्लिश, एमपीजीके, रीजनिंग
और साथ ही कंप्यूटर के कोर्सेज ऑनलाइन हो चुके हैं, तो आप इन्हें ऑनलाइन कोर्सेज में जाके अवेल कर सकते हैं। ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर बने हैं। साथ ही साथ आगे अरिथमेटिक और हिंदी के कोर्सेज भी आने के लिए हैं, तो आप इन कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको एप्लीकेशन विजिट करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करना ना भूलें। यहाँ पर आपको कई बार कूपन कोड्स मिल जाएंगे जो कि आपको 50% से ज़्यादा का डिस्काउंट पर ये सारे कोर्सेज अवेल करा सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं सीधा क्वेश्चंस पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 15 आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसी काम को 20 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए टाइम एंड वर्क में हमें एक बहुत बेसिक कंसेप्ट तो पता है, m1d1 इक्वल्स टू m2d2 होता है, सही है। साथ में h1 और h2 भी होता है, बट ये तब लगाया जाता है जब हमें अलग अलग वर्किंग आवर्स दिए हों। यानी जब मुझे बोला जाए कि ये लोग दिन में 8 घंटा काम करते हैं और ये लोग दिन में 6 घंटा काम करते हैं, तब मैं उस फैक्टर को कंसिडर करूंगा। और एल्स यहाँ पर h1 h2 को मैं कंसिडर नहीं करूंगा। तो यहाँ पर नहीं दिया है तो मैं h1 h2 को नहीं ले रहा हूँ। m1 यानी आदमी कितने थे 15, दिन कितने थे 10, इक्वल्स टू m2 यानी आदमी थे 20, दिन का पता नहीं, यही तो निकालना है। तो आप यहाँ से d की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आएगा 2, 0 से 0 काट लीजिएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 7.5 डेज। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आएगी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 3 वर्ष पहले पति पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 26 वर्ष थी और 5 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष थी। पति की वर्तमान आयु है, तो देखिए आपको पति की वर्तमान आयु निकालनी है। आपको बोला गया 3 वर्ष पहले तीनों की एवरेज एज 26 थी, तो क्या आप तीनों की आज की एवरेज एज बता सकते हैं। तीनों की उम्र 3-3 साल बढ़ गई होगी, तो एवरेज में भी 3 साल बढ़ेगा, यानी आज इनका एवरेज कितना होगा 29 ईयर्स होगा। तो इनका टोटल कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पर 87 का होगा। बोलिए बात समझ में आई। इसी प्रकार 5 साल पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 थी, तो अब कितनी होगी, तो अब 25 होगी, क्योंकि दोनों की एज 5-5 साल बढ़ गई होगी। अभी ये 2 लोग थे तो टोटल कितना आएगा 50 आएगा। देखिए यहाँ पर 3 लोग थे, यहाँ पर 2 लोग थे, माइनस कर दूंगा तो वो जो एक आदमी था उसी का डिफरेंस मिलेगा, और यहाँ पर माइनस करने पर मुझे कितना मिलेगा 37 ईयर्स। तो ये है पति की वर्तमान आयु। ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 45 माइनस 5 ऑफ 6.3 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 7 इंटू 0.5 का मान ज्ञात कीजिए। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है अगेन। तो ये कितना हो जाएगा 45 माइनस, यहाँ पर तो ये 5 रहेगा, ऑफ का मतलब एक तरीके से मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ डिवाइड करने पर कितना आएगा, ये आ जाएगा 7 यानी 0.7 आएगा। ठीक है, इस ब्रैकेट को मैंने सॉल्व कर लिया, ये 0.7 आया, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 3.5 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर पहले क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। मैंने आपको बताया था ना बॉड मास में सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि डिवाइड तो कहीं है नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर इनको ऐड कर, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35, तो ये हो जाएगा 3.5 प्लस 3.5 और ये हो जाएगा 45। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 3.5 और ये 3.5 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा 45। बहुत सिंपल था, इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर संख्या 59a44b 36 से विभाजित होता है तो a प्लस b का अधिकतम मान ज्ञात करें, या अधिकतम मान क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 36 के साथ अगर मुझे किसी नंबर को डिवाइड करना है 36 से, तो आपको 2 डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए। कौन कौन से, 9 और 4 का। यानी जो संख्या 9 और 4 दोनों से डिवाइड होती है वही संख्या 36 से भी डिवाइड होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 4 का डिविजिबिलिटी रूल याद है आपको। 4 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि अगर आखिरी के 2 नंबर 4 से डिवाइड होते हैं तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होती है। आखिरी के 2 नंबर हैं 4b, सही है। अब ये 40 होता तो भी 4 से डिवाइड होता, ये 44 होता तो भी ये 4 से डिवाइड होता, और ये 48 होता तो भी ये 4 से डिवाइड होता। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, a प्लस बी का अधिकतम मान चाहिए, यानी b की भी अधिकतम वैल्यू चाहिए और a की भी अधिकतम वैल्यू चाहिए। तो मुझे यहाँ पर बताइए b की अधिकतम वैल्यू क्या हो सकती है, 8 हो सकती है। तो मुझे यहाँ से b की वैल्यू मिल गई, वो कितनी है 8। बोलिए क्लियर है। ये अधिकतम बोला है तो मैं 8 ले रहा हूँ, अगर ये न्यूनतम बोलता तो मैं b की वैल्यू 0 लेता। ठीक है, चलिए अब नंबर क्या बन गया है, अब नंबर बन गया 59a448। ठीक है,
अब इसे कितने से डिवाइड करना है? 9 से। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? इन सारे नंबरों का योग यानी इन सभी संख्याओं का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। चलिए जोड़ लेते हैं। 9 5 कितना होता है? 14। 14 और 4 18, 18 4 22, 22 और 8 30 और साथ में प्लस ए भी है। तो मुझे बताइए 30 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है जो कि 9 से डिवाइड होती है? तो आप बोलेंगे 36, यानी ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो 6 होनी चाहिए। तो यहाँ से मुझे ए की वैल्यू कितनी मिल गई? 6 मिल गई। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ से ए और बी दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। तो ए प्लस बी की अधिकतम मान क्या होगा? 14, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अगेन कुछ भी यहाँ पर नहीं था, बस आपको ये ब्रेक करते आना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी कभी ऐसा कोई नंबर आता है, चाहे वो 33 हो या 36 हो, तो आपको ऐसे दो नंबरों में तोड़ना है जो कि को प्राइम हो। को प्राइम कहने का मतलब आपस में प्राइम हो, इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। नहीं तो कोई ये भी बोल सकता था ना कि सर हम 6 × 6 भी तो 36 लिख सकते हैं। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल 2 बार लगाने पर क्या आंसर सही आएगा? नहीं, गलत आएगा। आपको हमेशा ऐसे दो नंबरों में तोड़ना है जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति और उसके पिता की आयु का अनुपात 4:5 है और उस व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 6:1 है। 4 वर्ष पहले यह अनुपात क्रमशः 11:14 और 11:1 थे। तो अब से 12 वर्ष के बाद दादा और पोते यानी बेसिकली पोता और दादा का आयु का अनुपात क्या होगा? अगेन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। अच्छा सवाल है। यहाँ पर आपसे बोला गया है एक व्यक्ति के पिता और उसकी आयु का जो अनुपात है या उसके और उसके पिता की आयु का जो अनुपात है वो 4:5 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और उस व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 6:1 है। ये आज की स्थिति में बता रहे हैं वो कि आज फादर, बेसिकली मैं इसको दादाजी बोलता हूँ, दादाजी, फादर और सन, ये 3 लोग हैं। ठीक है, फिलहाल दादाजी और पिताजी की आयु का अनुपात क्या है? तो दादाजी अगर 5 के हैं, ठीक है, तो पिताजी कितने के हैं? 4 के हैं। इसी प्रकार पिता और बेटे की आयु का अनुपात कितना बताया है? 6:1 बताया है। ठीक, अब पिताजी की उम्र तो आज के टाइम पे कोई एक ही होगी ना, तो मैं इस टाइम पे इसको सेम करने की कोशिश करता हूँ। ठीक, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करूँ? 3 का और यहाँ पर 2 का। तो यहाँ पर भी 3 का करना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2 का करना पड़ेगा। तो अब ये रेशियो क्या आ गया? ये आ गया 15:12:2। क्लियर? ये जो रेशियो आया है आपके पास, ये कब का है? ये प्रेजेंट का है। ये प्रेजेंट का है। आपसे बोला है 4 साल पहले ये अनुपात क्रमशः 11:14 और 1:4 था, यानी दादाजी, पिताजी और बेटा। यहाँ पर दादाजी 14 के थे, पिताजी 11 के थे और बेटे और पिताजी का अनुपात तो ये 11 और ये 1 था। यानी एक तरीके से यहाँ पर फादर को इक्वल करने की जरूरत नहीं है, फादर ऑलरेडी इक्वल है। तो यहाँ पर 4 साल पहले का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 14, 11 और 1। ध्यान रखिएगा ये जो रेशियो आया है ये कब का है? ये 4 साल पहले का है। ये 4 साल पहले का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अंतर कितने का है? तो आप सभी जगह देखेंगे एक हिस्से का अंतर सब जगह आ रहा है। और कितने साल का अंतर आया था? 4 साल का। यानी मैं बोल सकता हूँ एक हिस्सा अगर 4 साल के बराबर है, एक हिस्सा अगर 4 साल के बराबर है, तो यहाँ पर दादाजी की उम्र कितनी होगी? तो 15 चौके 60 साल के दादाजी हैं और 4 दूनी 8 साल का होता है। क्लियर? पर ये जो एज आई है ये प्रेजेंट की है। कब की है? प्रेजेंट की है। आज से 12 साल बाद ये रेशियो ऐसा होगा क्या? नहीं, 12 साल में दादाजी भी 12 साल बढ़ जाएंगे, यानी दादाजी हो जाएंगे कितने के? 72 के। और बेटा कितने का हो जाएगा? 20 का। ये वाली क्लियर हो गई? यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब किससे काटने का है? 4 से काट लीजिए। ये 5 आ जाएगा और ये 18 आ जाएगा, यानी रेशियो आएगा 18:5। ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगेन सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना है और साथ ही साथ ये वाला ब्रैकेट भी सॉल्व करना है। बॉडमास का नियम याद रखेंगे। इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा? सिर्फ ऐड ही दो बस करना है और कुछ भी अंदर है नहीं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 106 डिवाइडेड बाय 2 प्लस बड़ा ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, 75 डिवाइडेड बाय 15 कितना होता है? तो ये 5 होता है, प्लस 6 हो जाएगा इंटू 2। बोलो क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो अब देखिए ये स्मॉल ब्रैकेट तो खत्म हो चुका, यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 11।
तो ये हो जाएगा 11 इंटू 2। अब करली भी खत्म हो चुका है तो बिग ब्रैकेट के अंदर आएगा 11 इंटू 2, यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर है 106 डिवाइडेड बाई 2। इसे तो मैं सिंपल डिवाइड कर सकता हूँ, है कि नहीं। सिंपल डिवाइड करूंगा, ये कितना आएगा 53 प्लस ये कितना आ जाएगा 22, यानी आंसर कितना हो जाएगा 75, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन अगेन, बॉड मास का रूल सही तरीके से सही जगह पे अप्लाई करेंगे, आपको क्वेश्चंस बिल्कुल इजीली बन जाएंगे। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि 35 संख्याओं का औसत 22 है, पहली 17 संख्याओं का औसत 19 है और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 20 है, तो 18वीं संख्या ज्ञात करें। अगेन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लें इसे। तो देखिए आपसे बोला गया है टोटल है 35 संख्याएं। कितनी? 35 संख्याएं हैं, जिसमें से पहली 17 का आपको एवरेज बताया हुआ है। पहली 17 यानी एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक का कुछ, 18वीं छूटी और फिर आखिरी 17। तो यहाँ से देखिए आखिरी 17 में बीच में एक नंबर छूटेगा, यानी यहाँ पर 17, यहाँ पर 17, तो 17 और 17 34 हो गई। और बीच की एक संख्या जो कि 18वीं संख्या थी, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। 18th नंबर की जो संख्या है इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे? तो देखिए 35 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 22 दिया है। कितना? 22। जो शुरू की 17 है इनका औसत कितना है? 19 है। और जो आखिरी की 17 है इनका औसत कितना है? 20 है। ये बात आपको समझ में आई? मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब देखिए, पहला तरीका तो ये कि मैं यहाँ पर सीधा सीधा जो टोटल वाला मेथड होता है वो लगा लूँ। टोटल वाला मेथड क्या बोलता है कि ये अगर 22 संख्याएं हैं और ये 35 संख्याओं का एवरेज है, तो मैं बोलूँगा 35 इंटू 22, ये आ जाएगा मेरा 35 संख्याओं का टोटल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो शुरू की 17 संख्याएं थी ना, यहाँ पर इनका टोटल निकालूंगा, तो ये कितना आएगा 17 इंटू 19, ये इनका टोटल आ जाएगा। और यहाँ पर आखिरी वाले में 17 इंटू 20 हो जाएगा। बोलिए क्लियर? बात समझ में आई? तो ये 17 इंटू 19 कितना होगा? तो 17 इंटू 19 होता है 323। ठीक है, और यही 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा? तो 20 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा ये 340। इसी प्रकार अगर मैं निकालूंगा 22 इंटू 35 कितना होता है, तो ये होता है 770। तो बेसिकली मुझे करना क्या है कि मुझे इस टोटल में से शुरू की 17 और आखिरी की 17 निकाल देनी है, तो इसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी। यानी ये भी माइनस करना है और ये भी माइनस करना है, यानी टोटल अगर एक तरीके से देखूं तो 663 मुझे इसमें से माइनस करना है। बोलिए क्लियर है? समझ में आ गया? तो यहाँ पे अगर मैं इसे माइनस कर लेता हूं तो कितना आएगा? माइनस करने के बाद मुझे मिलेगा 107। इसमें से इसको अगर मैं माइनस करूंगा तो 107 मिलेगा, यानी ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आई? टोटल वाली मेथड मैंने यहाँ पर लगाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है 17 क्रमागत संख्याओं का योग 289 है। उन 10 अन्य क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा जिनकी पहली संख्या पहले समूचे की क्रमागत संख्याओं के औसत से 5 अधिक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया लेवल का। देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि 17 क्रमागत संख्याओं का योग आपको दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि उन 10 संख्याओं या उन 10 क्रमागत संख्याओं का योग बताइए जिनकी पहली संख्या पहले समुच्चय की क्रमागत संख्याओं के औसत से 5 अधिक है। यानी पहले मुझे इनका एवरेज निकालना पड़ेगा। बोलिए क्लियर है? एवरेज कैसे निकालते हैं? तो देखिए एवरेज का तो हम सभी को पता है। एवरेज क्या होता है? तो एवरेज होता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, यानी योग बटे संख्या। तो यहाँ पर मुझे योग दिया हुआ है 289, इसे मुझे कितनी संख्याएं हैं 17 से डिवाइड करना है, तो एवरेज मिल जाएगा। ये क्या है? 17 का स्क्वायर ही तो है, माइनस डिवाइड कर दीजिएगा तो 17 आएगा। यानी मुझे एवरेज कितना मिल गया? 17 मिल चुका है। इस एवरेज से 5 अधिक, यानी यहाँ पर मुझे 5 जोड़ना पड़ेगा तो कितना आएगा? 22 आएगा। ये है पहली संख्या। कौन सी? किसकी पहली संख्या? ये जो अन्य 10 संख्याएं लेनी है ना मुझे, उसकी पहली संख्या है 22। तो इसके बाद वाली कौन सी होगी? तो वो होगी 23। उसके बाद वाली कौन सी होगी? तो वो होगी 24। उसके बाद वाली कौन सी होगी? तो वो होगी 25, फिर 26। इस प्रकार से मुझे 10 संख्याएं लेना है और इनका योग बताना है। तो अब देखिए 10 संख्याओं की अगर मैं बात करूं तो मैं आपसे पूछ रहा हूं 10 संख्याओं में एवरेज कितना होता है? तो आप बोलेंगे 5वीं और 6ठी संख्या के बीच एवरेज निकलता है। तो ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी होगी 27वीं।
इनके बीच में आएगा इनका एवरेज जो कि होगा 26.5। बोलिए क्लियर है। और इनका अगर मुझे टोटल निकालना है, ये टोटल 10 संख्याएं, इनका टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने का ज़्यादा सटीक तरीका क्या होगा? सटीक तरीका होगा एवरेज इनटू नंबर, यानी जो भी औसत है उसे संख्या से गुणा कर दीजिए। एवरेज हमने कितना निकाला? 26.5 और संख्याएं कितनी थी? 10, तो टोटल कितना हो जाएगा? 265, यानी ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा सवाल था। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में समझना है तो आप क्रेजी जी के ट्रिक की प्लेलिस्ट में जाकर मैथ्स की प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने एवरेज में ये सारे कंसेप्ट बहुत डिटेल में समझाए हुए हैं, और अगर आपने वहाँ से पढ़ लिया तो इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल विद इन सेकेंड्स आपसे बन जाएंगे। चलिए आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 81 से पूर्णतः विभाजित हो? तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप बिल्कुल भी कोई मेथड ना लगाएं, आप सीधा सीधा ऑप्शंस के थ्रू जाएं। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 81 का मतलब क्या होता है कि 9 से 2 बार डिवाइड होना चाहिए। सही है, 9 से 2 बार डिवाइड होना चाहिए, तभी तो मैं बोलूँगा कि वो 81 से भी डिवाइड होगा। तो देखिए यहाँ पर ये जितने भी नंबर्स हैं, अगर कोई ऐसा नंबर है जो कि 9 से भी डिवाइड ना होता हो तो वो 81 से तो डिवाइड हो ही नहीं सकता। जैसे ये नंबर 9 से ही डिवाइड नहीं होता, 81 से कहाँ से होगा? बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ये संख्या 9 से ही डिवाइड नहीं होती, 81 से कहाँ होगी? तो अब मेरे पास बची कुल मिलाकर 2 ऑप्शन। ठीक है, अब इसे मुझे क्या करना है कि ये 99999, इसे मैं 2 बार 9 से डिवाइड करके देख लेता हूँ। अगर 2 बार 9 से डिवाइड होता है यानी यही वो संख्या है। जैसे इसे पहली बार करूंगा तो ये कितना आएगा? 11106। ठीक है, अब अगेन 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये तो ये अगेन 9 से डिवाइड होता हुआ दिखेगा, यानी यही मेरा सही आंसर है। यहाँ पर ये चीज़ फॉलो नहीं होगी, एक ही बार 9 से डिवाइड होगा, दूसरी बार नहीं होगा। तो ऑप्शन बी ही मेरा सही आंसर है। और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, ऑप्शन से ही जाइएगा। अदर मेथड भी है, प्रॉपर मेथड भी है। क्या प्रॉपर मेथड है? तो आप सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए 5 अंकों की और इसे 81 से डिवाइड कर लीजिए। तो अब आपको 81 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, तो उससे बेटर क्या होगा कि आप ऑप्शन से जाइए, वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 75 है। निम्नलिखित में से किस संख्या को जोड़ने पर औसत 76 होगा? अब देखिए क्योंकि एक ही संख्या बड़ी है, पहली बात तो 5 क्रमागत संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, और ये विषम संख्याएं हैं, यानी इनकी जो तीसरी संख्या है वो है 75। तो इसके बाद वाली कौन सी होगी? इसके बाद वाली होगी 77 और इसके बाद होगी 79। आपको एवरेज कितना लाना है? 76 लाना है। यानी अगर आप चाहते हो कि एवरेज 1 बढ़े तो आपको यहाँ नंबर में 2 बढ़ाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये कि आपको अगला नंबर 81 ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर एवरेज 76 पर आ पाएगा, यानी ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आई? अगेन ये पूरा कंसेप्ट मैंने एवरेज में पढ़ा रखा है आपको। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 5 विषयों में रवि के औसत प्राप्तांक 150 हैं, लेकिन गणना करने पर त्रुटि के कारण गणित में मिले 43 अंक को 23 पढ़ लिया गया था। सही औसत ज्ञात करें। सबसे पहले तो ये देखिए उससे मिले कितने थे? 43। आपने गिना कितना? 23। तो आपको बढ़ाना है या कम करना है? तो ऑब्वियसली बढ़ाना है। अब आप ये देखें कितना बढ़ाना है, तो आप बोलेंगे सर 20 नंबर बढ़ाने हैं। कितने नंबर बढ़ाने हैं? 20 नंबर। और अगर आपको 20 नंबर बढ़ाने हैं तो सभी 5 सब्जेक्ट्स में इसका असर देखने मिलेगा, तो कुल मिलाकर 4 नंबर सभी सब्जेक्ट में बढ़ेंगे, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एवरेज में 4 नंबर बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो इतना ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। 7,200 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में क्या होगा? प्रति वर्ष 20% की दर से 18 महीने के लिए यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की जाती है तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है इसे हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। जैसे ही मैं हाफ ईयरली की बात करता हूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% से घटकर हो जाएगा कितना? 10%। पर ध्यान रखिएगा अगर 18 महीने की बात कर रहा हूं तो 6 महीने के यहाँ पर 3 स्लॉट बनेंगे, यानी 10% के हिसाब से आपको 3 साल का पेड़ बनाना है। बस बात इतनी सी है। और क्योंकि 10 साल की बात है तो मैं इसको 1000 ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो 1000 का 10% 100 और 100 होगा। क्लियर है? यहाँ से मैं 10% ले लूँ तो ये 10 हो जाएगा,
और फिर यहाँ पर इसका 10% 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। कुल मिलाकर जो CI बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, वो बनेगा 331 रुपीज का। क्लियर। अब यहाँ पर बात समझने की कोशिश करिएगा, जब मैंने प्रिंसिपल को 1000 रुपए लिया तब मेरा CI बना 331 रुपीज। फिलहाल मेरा प्रिंसिपल कितना है 7200। तो मैं बोलूंगा अगर मेरा 7200 के बराबर है तो एक की वैल्यू 7.2 होगी या नहीं होगी, और अगर एक की वैल्यू 7.2 है तो 331 की वैल्यू 2383.2 होगी। अब इस 0.2 को अगर इग्नोर कर दूं क्योंकि बहुत छोटा सा नंबर है, तो रुपीज में क्योंकि आपसे पूछा था तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। तो इसे मैं बोल सकता हूँ कि ये राउंड ऑफ भी करके पूछा जा सकता है, या उसने क्या किया है कि पैसे को नहीं गिना है, डेसिमल में नहीं लिया, उसने सीधा सीधा रुपीज में पूछा था आपसे, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। एक आदमी 7000 रुपए का निवेश करता है 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर, और 10,000 रुपए समान धनराशि या समान अवधि के लिए समान दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर परिपक्वता पर कुल ब्याज और कुल राशि क्रमशः क्या होगी। तो आपसे पूछा गया है कि जब ये परिपक्वता हो जाएगी, यानी जब ये टेन्योर खत्म हो जाएगा, 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपसे पूछा है कि कुल ब्याज कितना होगा और कुल राशि कितनी होगी। कुल राशि का मतलब वो आपसे अमाउंट पूछ रहा है और ब्याज का मतलब आपसे इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो देखिए पहले तो आपको ये समझना होगा कि 7000 रुपए उसने 2 साल के लिए इन्वेस्ट किए हैं 8% पर सिंपल इंटरेस्ट पर, तो यहाँ पर टोटल उसे 8 दूनी 16% मिलेगा। 7000 का 16% यानी 16/100। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि उसे जो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा 2 0 से 2 0 काटने के बाद 16 इंटू 7 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 112 और 1 0, तो ये हो जाएगा 1120 रुपए उसे ब्याज मिलेगा सिर्फ पहले वाले हिस्से से। दूसरे वाले हिस्से से क्या प्राप्त होगा, तो दूसरे वाले हिस्से से 10,000 के हिसाब से उसे 8% 2 साल तक मिलेगा, वो भी CI के फॉर्म में। ठीक है। जब मैं बात करता हूं CI की, तो यहां पर मुझे ये देखना होता है कि CI में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट भी मिलता है। ठीक है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट भी मिलता है, तो मुझे कुल मिलाकर 10,000 का 16.64% मिलेगा। अपॉन में 100 और कर लेता हूं, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा 1664 रुपए। इतना मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर ऐड कर लूंगा तो कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2, तो 2784 ये मुझे कुल इंटरेस्ट मिलेगा। ये SI वाला पार्ट था और ये CI वाला पार्ट था। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। वैसे भी ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो वैसे ही कैंसिल हो गए थे। उसने पूछा था पहले ब्याज बताओ बाद में कुल राशि बताना, यानी बाद में अमाउंट बताना। भाई साहब ने पहले कुल राशि बता दी, तो यहाँ पर ये 2 ऑप्शन तो पहले गलत हो गया। बी और सी में से ही कोई ऑप्शन बचा था, उसमें से भी मैंने यहाँ पर देख लिया कि ये 84 आ रहा है और ये 48 आ रहा है, तो मैंने जैसे ही देखा यहाँ पर 4, तो मैंने मारा टिक ऑप्शन बी और बढ़ गया आगे, तो मेरे को पूरा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी सी बातें हमारे एग्जाम में टाइम को बचा सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 9,920 रुपए 2 साल बाद 12,800 रुपए 5 साल बाद वार्षिक ब्याज पर प्राप्त होती है, दर ज्ञात करें। यानी आपसे बोला गया है कि साधारण ब्याज पर आपने कुछ राशि उधार दी, 2 साल में आपको इतना रुपए मिलता है और 5 साल में आपको इतना रुपए मिलता है, तो बताइए ब्याज की दर क्या थी। तो देखिए यहाँ पर है ये 2 ईयर्स के लिए 9,920 रुपए, 5 ईयर्स के लिए आपका ये हो जाता है 12,800 रुपए। क्लियर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या देखूंगा कि यहाँ पर कितने साल का अंतर है, तो आप बोलेंगे सर 3 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है, 3 साल का अंतर है। और रुपए में कितने का अंतर है, तो रुपए में अंतर है 2,880 का, माइनस कर देंगे 2,880 का अंतर है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। अब इसे अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो हर साल बराबर पैसा मिलता है, 3 साल में इतना मिला तो 1 साल में कितना मिलेगा, 3 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 960 रुपए। ठीक है, 960 रुपए हर साल मिलता है, तो 2 साल में कितना मिला होगा बता सकते हैं, तो 2 से ही तो मल्टीप्लाई करना है, 1920 रुपए। अगर 2 साल में, यानी जो भी प्रिंसिपल का ईयर था जब आपने जमा किया था वहां से
सेकेंड ईयर में कितने साल, 2 ही साल तो हुए। तो मैं आपसे ये बोल सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसे 1920 रुपए एज अ इंटरेस्ट मिला होगा। यानी ये जो 2 साल का टोटल पैसा है इसमें से अगर मैं 1920 रुपए माइनस कर दूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा। क्वेश्चन में मुझसे प्रिंसिपल नहीं पूछा है, इंटरेस्ट पूछा है। इंटरेस्ट कैसे निकालूंगा, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालूंगा, तो टोटल इंटरेस्ट 1 साल का कितना होता है 960, प्रिंसिपल कितना है 8000, इंटू करूंगा किससे, 100 से। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई? तो ये कितना हो जाएगा 12%, यानी ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने आपसे सीरीज में डिस्कस किए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 2400 रुपए 4 वर्षों में 3264 रुपए हो जाते हैं। ब्याज की दर 1% से बढ़ जाए तो 4 वर्षों का नया मिश्रधन क्या होगा। अगेन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आपसे क्या बोला है कि इतना पैसा इतना हो जाता है 4 साल में। अगर ब्याज की दर को 1% से बढ़ा दूं तो आपको हर साल 1% ज़्यादा मिलने लगेगा, तो 4 साल में टोटल 4% ज़्यादा मिलेगा। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा प्रिंसिपल पर ही लगता है। यानी अगर मैं इसका 4% निकाल लूँ, किसका, 2400 का, तो 2400 का 4% निकालना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 96 रुपीज़। यानी मैं बोल सकता हूँ कि अगर हर साल या आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% से बढ़ गई है, यानी हर साल 1% ज़्यादा मिलेगा, तो 4 साल में 4% ज़्यादा मिलेगा। या रुपयों में बात करूँ तो 96 रुपीज़ ज़्यादा मिल जाएंगे 4 सालों में। तो जो पहले मिल रहा था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी 3264 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ 96 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलने लगेंगे इस 1% के कारण। यानी टोटल कितना हो गया आपका, तो यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0, 1 कैरी 6, 1 कैरी 3 एंड 3, तो ये हो जाएगा 3360। ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। सिंपल, बात समझ में आ गई आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। किसी मूलधन पर 2.5 वर्षों में मिश्रधन मूल का 6/5 हिस्सा हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए अमाउंट जो है वो कितना हो जाता है, प्रिंसिपल का 6/5 हो जाता है। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, अमाउंट और प्रिंसिपल का जो रेशियो है वो 6/5 है। ठीक है, यानी कितने परसेंट हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से ये सीधा सीधा 20% बढ़ गया। देखिए 5 में एक हिस्सा बढ़ा, 5 में एक हिस्सा बढ़ा, यानी कितना परसेंट बढ़ गया, 20%। कितने साल में, 2.5 साल में। तो आपको अगर 2.5 साल में 2.5 ईयर्स में 20% मिलता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमेशा 1 साल का होता है। तो 1 साल का कितना होगा, तो 20 को 2.5 से डिवाइड कर लेंगे। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई? डेसिमल हटाएंगे, 0 लगाएंगे, डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8%, यानी ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। अगेन बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 5000 रुपए की राशि प्रति वर्ष 15% की दर से निवेश की जाती है। साधारण ब्याज यह राशि कितने समय में 6500 रुपए हो जाएगी। यानी साधारण ब्याज से यह राशि कितने समय में 6500 रुपए हो जाएगी। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए ना कि आपको इंटरेस्ट कितना मिला। भाई 5000 थी, 6500 हो गई, यानी मैं बोल सकता हूँ 1500 का इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि 5000 रुपए पर इतना मुझे चाहिए, यानी ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100 का, यही होता है। तो यहाँ पर ये तो मुझे पता है प्रिंसिपल कितना है 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है 15% है, टाइम का नहीं पता, अपॉन में 100 लिखना है। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 से ये 15 कट आएगा तो यहाँ पर 100 बचेगा, 50 से फिर काट लीजिएगा, 2 आ जाएगा। तो टाइम की वैल्यू आपकी अपने आप 2 साल आ जाएगी, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने किया क्या, कुछ भी तो नहीं, सिंपल इंटरेस्ट निकाला और PRT का फॉर्मूले में पुट कर दिया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। गोल्डन रूल, रेशियो प्रपोर्शन पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर बेसिकली मुझे डिनोमिनेटर में नंबर को लाना है। यानी मुझे पता है कि x/a इक्वल्स टू y/b इक्वल्स टू z/c की जब भी कंडीशन आएगी तो यहाँ पर x रेशियो y रेशियो z क्या होगा, ये होगा a रेशियो b रेशियो c। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मुझे इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करूँगा, 4, 6 और 9 का एलसीएम ले लेता हूँ, कितना आएगा 36। तो मैं इन सभी नंबर को यानी 6p, 4p, 6q और 9r को मैं क्या करूँगा 36 से डिवाइड कर देता हूँ।
सभी नंबरों को 36 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ P/9 इक्वल्स टू Q/6 इक्वल्स टू R/4। तो P रेशियो Q रेशियो R क्या हो जाएगा, 9:6:4, यानी ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन ही पूछता है MTS में। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बनने चाहिए विदाउट एनी डिले। बिल्कुल सेकंड्स में इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि 9 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 45% के बराबर है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं हो गया भाई। 9 साल में साधारण ब्याज मूलधन का 45% मिला है, यानी एक साल में कितना परसेंट मिला होगा, तो 9 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 5%। और अगर एक साल में 5% मिलता है तो यही तो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई जो परसेंटेज आपको एक साल में मिलता है वही तो आपकी ब्याज की दर होती है, यानी ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं था, है कि नहीं। चलिए ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। जब मैं अगले सेशन में आऊँगा तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताएं कि क्या होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के सेकेंड पार्ट के साथ, जहाँ पर मैं बचे हुए क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। तो चलिए मिलते हैं, तब तक कीप स्टडीइंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।